Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास एक तार है, उसमें अगर करंट चल रही है, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स डालेगी। तो वो फोर्स कितनी होगी, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field। तो ये आपका टॉपिक है आज का कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग। तो बच्चों मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये सपोज कीजिए कंडक्टर है। तो इसमें मान लो कि करंट आपकी चल रही है, ये मैं ले लेता हूं आपकी वाई एक्सिस। सपोज कीजिए ये कंडक्टर नाम वाई एक्सिस में पड़ा है और इसको रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपकी जेड एक्सिस में। अब इस कंडक्टर में मान लो करंट आपकी चल रही है आई करंट इसके अंदर चल रही है इस कंडक्टर के अंदर, और जेड एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बच्चों लॉजिक पहले आप समझिए इसमें कि फोर्स, पहले आप समझिए कि फोर्स क्यों लगेगी इसके ऊपर। क्योंकि अगर किसी कंडक्टर में करंट चल रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज पार्टिकल भी चल रहा होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहे होंगे इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो कि अगर करंट इस तरफ चलती है तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन जो होगी वो मान लो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ चलेगा, और किसी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीवी से चलेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे। तो ये बच्चों वही हो गया कि जो हमने लोरेंट मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स डालेगी किसी भी चार्ज के ऊपर, वो फोर्स मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स क्या होती है, Q इंटू V क्रॉस V। अब यहां पर क्योंकि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ चार्ज घूम रहे होंगे, तो सबसे हम पहले लॉजिक क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी पड़ती है, फिर इस कंडक्टर में निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इतनी पड़ती है, तो सपोज करो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन n है, तो फिर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिल जाएगा टोटल फोर्स ऑन द होल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटल फोर्स ऑन द होल कंडक्टर। ये हमारा लॉजिक रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम पहले निकालेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट चल रही है तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने, तो वो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसको निकालने के लिए मान लो कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मान लीजिए L है, और सपोज करो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज करो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सपोज करो A है, और VV आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, EL आ गया, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब मान लो कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
एक यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए छोटा है, मैंने लिखा कि पूरे वॉल्यूम में नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है तो पूरा वॉल्यूम कितना है एयर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने हो जाएंगे, इन द कंडक्टर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मान उसको n से कैपिटल n से नोट करता हूं, वो हो जाएगा n इंटू ए एन। ये हो गया मेरे पास इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने। अब ये हमारा, अब बच्चों हमें पता चल गया कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने n ए एन। अब हम बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स पड़ती है। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन लिखिए बच्चों, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो कितनी होगी, वो फार्मूला लगाइए, वो फार्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V। Q हो गया चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस ही, V हो गया आपकी वेलोसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और V हो गया मैग्नेट। ये हमारी फोर्स आई है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, मतलब इस कंडक्टर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स कितनी पड़ेगी, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन ए एल, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन द होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो कितनी होगी, वो आ जाएगी n इंटू एफ। एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स F है, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो n कितना है, n ए एल आएगा माइनस n ए एल ई वी डी क्रॉस। ये है हमारे पास जो टोटल फोर्स निकली है पूरे कंडक्टर के ऊपर। अब बच्चों एक हमारे पास रिलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सिंस आपको पता है कि जो करंट होती है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है। करंट किसका होती है, एन ई ए वी डी, ये आपको रिलेशन पढ़ा हुआ है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एल, तो वी गेट, अगर हम इसको रिलेशन को दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा आई एल इंटू एन ई ए बी डी इंटू एल। अब लेकिन आई एल क्या होता है बच्चों, करंट इंटू लेंथ। करंट इंटू लेंथ जो होता है वो होता है करंट एलिमेंट। करंट इंटू लेंथ को बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये आपने बॉयड सर्कस लॉ में पढ़ा था, करंट इंटू लेंथ हो गया करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। जिसका मतलब कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। मतलब मैं लिख देता हूं करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आई एल इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू एल। नेगेटिव साइन यहां पर सिर्फ ये शो करेगा कि ये जो करंट एलिमेंट है, अगर मैं इसको वेक्टर डाल दूं, करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी ये एक दूसरे के अपोजिट होगी, बस इसका ये मीनिंग है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये देखिए माइनस एन ई ए वी डी एल, माइनस एन ई ए वी डी एल, ये सारा जो चीज है, ये सारी चीज हम लिख सकेंगे आई एल के अलावा। तो आप यहां पर बच्चों थोड़ा सा देखिए कि इसकी इक्वेशन को, इसकी वैल्यू, ये जो यहां पर ये इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर हमारा एफ बन जाएगा ये माइनस एन ए वी डी तक ये पुट कर दो आई एल, ये बन जाएगा आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस डी। ये आ गया आपके बच्चों टोटल फोर्स ऑन द होल कंडक्टर।
इन टर्म ऑफ करंट एंड लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो हो गया आपकी वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में आप इसकी देखो डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन आप निकाल सकते हो कि एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी भी आप निकाल सकते हो। देखो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई चीज क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है तो आप क्या करते हो कि एल से लेकर बी तक ये लेंथ है, ये वाली एल से बी तक आप फिंगर्स को कर्ल करो और थंब आपका बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो इस एक्सिस में आएगी, ये तो ये आएगी वाई जेड और एक्स एक्सिस, तो इस एक्सिस में आपकी जो फोर्स पड़ेगी। एक तो ये तरीका है आपका कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से फोर्स निकाल सकते। तो दूसरा बच्चों आप इसकी देखिए, इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा F इक्वल टू आई एल बी टू ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं इस फॉर्म में। अब यहां से कुछ स्पेशल केस आपको आते हैं एग्जाम में। देखिए इसका मतलब है कि ये जो फोर्स पड़ रही है इस कंडक्टर के ऊपर, वो फोर्स करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर करंट ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा पड़ेगी, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ कंडक्टर की ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर थीटा के ओर में है, इसका मतलब कि एंगल कैसा, जैसे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है। तो ये बता देखिए कि अगर आपका एंगल यहाँ पर, अगर आपका थीटा एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब इस लेंथ आपको लेंगे जिससे करंट की डायरेक्शन होगी। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपको पता है कि फोर्स आपको बन जाएगी आई एल बी, होगी सबसे ज्यादा फोर्स। तो अगर आपको कंडक्टर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगवानी है तो आप उसको 90 डिग्री रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि फोर्स कम हो, जैसे आप थीटा अगर आप 180 डिग्री करते हो या 0 डिग्री रखते हो, तो फिर आपकी आपको पता है कि साइन 180 और साइन 0 जब वो 0 हो जाता है तो फोर्स आपकी 0 आ जाएगी। इसी तरह फर्दर आप थीटा 30 डिग्री या 40 डिग्री वो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते। ये मेन केस है, कई बार आपको पूछता है कि कब मिनिमम फोर्स पड़ेगी कंडक्टर के ऊपर, कब मैक्सिमम पड़ेगी। तो ये आपको बुक में याद रखें, मैक्सिमम जब थीटा 90 डिग्री हो, मिनिमम जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब इसका एक शार्ट तरीका देख सकते हैं कि फोर्स निकालने का। एक तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता दिया, एक आपको पता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स बता सकते हो कैसे गिरेगी। तो बच्चों आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा। मान लो लेफ्ट हैंड ले लो, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको आपने ऐसे रखना है कि ये सारे 90 डिग्री पर हैं ऐसे। तो आपको पता ही होगा टाइम में, फिर भी आप देख लीजिए कि ये तीनों फिंगर्स 90 डिग्री पर होंगे। इनको आप हाथ जैसे मर्जी कीजिए, फिंगर को नहीं आपने ऐसे ऐसे करना। फिंगर जैसे ही वैसे बन गया, हाथ चाहे आप ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, फिंगर आपकी ऐसी तनी ही रहनी चाहिए। तो बच्चों ये आ रहा है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट। तो देखो यहाँ पर ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट की डायरेक्शन, और थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है तो नेचुरली फोर्स आपकी बाहर की तरफ है। ये वाला रूल आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है बच्चों आपका कि किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स अगर आपको निकालने होंगे क्या फार्मूला है, यह याद रखिए। इसके मिलते जुलते हम क्वेश्चन करेंगे आज, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक तो सिंपल हो गया। दूसरा आप देखिए कि एक क्वेश्चन आपको आता है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, मतलब ये करंट कैरिंग, दोनों कंडक्टरों में अगर करंट चल रही है तो उनको पैरेलल अगर आपने खड़ा कर दिया है तो उनके बीच में फोर्स निकालिए। तो जैसे मान लो कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये इसका नाम है ए और बी डाल लेता हूं, और दूसरा इसका मान लीजिए इसकी इन्फिनाइट की लेंथ है इसकी, ये मान लो इसमें करंट चल रही है I1, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर
अगर किसी कंडक्टर में करंट चलती है I1, तो आपको पता है कि ये कंडक्टर क्या करेगा, ये कंडक्टर अपने आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो, वो राइट हैंड थंब रूल लगाइए कि जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ थंब रखो, और ये फिंगर जो है उनको कर लीजिए। देखिए यहाँ से फिंगर बाहर आ रही है, वहां से अंदर जाएंगी, ये देखो ऐसे। इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ में डार्ट आएगा और वहां से अंदर जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है। ये आपको अंदाजा हो गया कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट I1 जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा सर्कल में, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है। तो ये आपको डायरेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है कि यहां से बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां से अंदर जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि एक और कंडक्टर लेंगे, दूसरा कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर को इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मतलब मैं यहां पर एक कंडक्टर और रख लेता हूं, ये आपका CD कंडक्टर ले लिया मैंने। ये कंडक्टर में करंट चल रही है I2 और ये कंडक्टर अब आ गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का नाम मैं डाल देता हूं B1। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और इस कंडक्टर में करंट चल रही है I2। तो ये कंडक्टर आपका मान लीजिए इनफिनाइट है, और इस कंडक्टर और इस कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपका R है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब ये लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि अब ये वाला जो कंडक्टर है CD, ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। और अभी हमने पढ़ा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो इस कंडक्टर के ऊपर फिर मैग्नेटिक फोर्स पड़ती है, और इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो कितने, भी हमने फार्मूला पढ़ा ILB sin थीटा। तो I क्या हो गया कि इस कंडक्टर में करंट कितने जा रही है, वो है आपकी I2। L हो गया इस कंडक्टर की लेंथ, B हो गया कि मैग्नेटिक किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है B1। और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है 90 डिग्री, और कंडक्टर की लेंथ ऐसे है, तो ये देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ऐसे, तो यहाँ पर आएगा साइन 90 डिग्री। तो फोर्स जो पड़ेगी इसके ऊपर वो आएगी I2LB1। ये फोर्स आई, फोर्स ऑन CD के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी when placed in the magnetic field of B1। B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक, तो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो आप लिखोगे F = I2LB1। अब आपको पता है कि स्टेट इसकी जो B1 कितना होगा, आपको पास मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कितनी होती है, μ0 I1/2πr। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर। क्योंकि इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो करंट आपने इसकी लेनी है I1, तो B1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, बनेगा I2L, B1 की जगह आएगा μ0 I1/2πr। ये फॉर्मूला बन जाएगा μ0/2π I1I2/r। ये आ गया फोर्स ऑन दिस होल कंडक्टर। तो L, अगर मैं क्या करूं कि इस L को यहां पर नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब F है पूरे कंडक्टर के ऊपर, अगर आपको बोलते हैं कि यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स है, आप L को इधर ले आओ, बन जाएगा μ0/4π I1I2। ये है बच्चों फोर्स, जो अगर हमने इस कंडक्टर को इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो ये पड़ेगी। अब सिमिलरली अब पहले बच्चों इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। लगाओ द्वारा फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है,
और करंट कहां पर है, करंट ऊपर है, तो आपको ऐसे लगाना है, ऐसे देखो फिंगर को ऐसे रखना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैग्नेट अंदर, करंट ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये अंगूठा जो है वो आपका अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, इसके तो फोर्स पड़ेगी ये एफ, ये फोर्स पड़ेगी इस तरफ। अब बच्चों सिमिलरली आप दूसरा कंसेप्ट हो गया, अब ऐसा ही होगा कि जैसे मैंने बोला कि ये कनेक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सेम वही होगा कि अब इस कनेक्टर के अंदर करंट चल रही है I2 और ये वाला भी यहाँ पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड यूज करेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी, वो कैसे होगी, ऐसे लगाओ डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ और इसका यहाँ से डिस्टेंस भी सेम ही R है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका नाम V2 डालता हूँ, फार्मूला होएगा μ0 I2 upon 2 pi R, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर एट दिस पॉइंट। अब ये वाला जो कनेक्टर होगा AB, अब ये कनेक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, सेम इस कनेक्टर के ऊपर भी फोर्स पड़ेगी और वो फोर्स भी यही निकलेगी दोबारा से सेम आएगी, सिर्फ इसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो आएगी अंदर की तरफ इस तरह। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। जब तक कंडक्टर आपके अट्रैक्ट करेंगे तो ये वो आपस में कनेक्ट हो वो आपके अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये फोर्सेस पर पड़ रही है, ये फोर्सेस पर पड़ रही है, ये दोनों कनेक्टर आपके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो ये आपको याद रखना है कि फोर्स जो पड़ेगी वो इतनी होगी। अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, और यहां से हमें साबित हो रहा है कि जब दोनों कनेक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसकी फोर्स इधर लग रही है, इसकी फोर्स इधर लग रही है, तो दोनों आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। तो डिफाइन 1 एम्पियर को हम कैसे करेंगे कि मान लो कि अगर आपकी दोनों करंटें आपकी सेम है, दोनों करंट इसमें और इसमें करंट आपकी सेम चल रही है I, और डिस्टेंस आपका इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में अगर 1 मीटर का है, और अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिस फोर्स से ये ट्रैक करते हैं, अगर वो फोर्स आपकी कितनी आएगी, ये फोर्स आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये फोर्स आती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर से अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तब यहाँ पर क्या होगा। तो मतलब कि ये फोर्स में लिख रहा हूँ कि अगर ये दोनों कनेक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करें 2 × 10⁻⁷ से, और ये µ0 की वैल्यू कितनी होती है, µ0 होता है 4 pi × 10⁻⁷। तो यहाँ पर µ0 2 पाई कितना आ जाएगा, इसको 2 पाई से डिवाइड कीजिए, पाई कट जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷। इस कांस्टेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁷। I1 I2 मैंने कहा अगर सेम है तो उसको आएगा I² और R की जगह 1, ये कट जाएगा, तो I² 1 I आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब है कि दो कंडक्टर में हम क्या कब कह सकते हैं कि दोनों कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर चलेगी, अगर वो दोनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का हो और वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करें, कितनी फोर्स है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की फोर्स है, जो अट्रैक्ट या रिपेल करें। मैं रिपेल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर दोनों कंडक्टर में करंट आपकी सेम डायरेक्शन में होगी तो फिर तो ये करेंगे अट्रैक्ट। अगर मैं करंट एक ही अपोजिट कर दूं, मतलब एक के ऊपर रखूं दूसरे के नीचे रखूं, तो फिर जो फोर्सेस एक दूसरे के बाहर निकलेंगी, इसकी फोर्स इधर आएगी, इसकी फोर्स इधर आएगी, फिर वो रिपेल करेंगे। ये भी बच्चों के बार एग्जाम में बड़ी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर करंट क्या होती है, और वो जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड, वो डेफिनेशन को इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपकी 1 एम्पियर की वो यही है, ये आपको डिफाइन करनी है।
तो बच्चों ये भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं हम। यही लॉजिक लग रहा है सेम क्वेश्चन का, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के ये 3 क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। सेम है, टॉर्क ऑन करंट carrying wire plays in मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन आप इसी की मदद से निकालोगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि अगर मेरे पास एक कॉइल है जिसमें करंट चल रही है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो बच्चों हमने क्या करना है कि एक आप क्या कीजिए कि रेक्टेंगुलर कॉइल ले लीजिए। मान लो ये कॉइल मेरे पास है, ऐसे शेयर ना हो इसकी इंक्लाइन करके ऐसे ये कॉइल है, इसका नाम डाल लेता हूं PQRS। ये कॉइल है और ये रहती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लो कि ये आपकी यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ से आप ले लो करंट इसमें चल रही है I, ये ऐसे और ये ऐसे करंट चल रही है। अब बच्चों मान लो कि ये मैं लेंथ मान लेता हूँ तो लेंथ इस कंडक्टर की रख लेता हूँ कॉइल की L और ब्रेथ इसकी रख लेता हूँ मैं B। ये हो गया ब्रेथ इसकी, ये हो गया लेंथ और इसमें करंट आ रही है PQRS। अब बच्चों कि मान लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा मान लेता हूँ। यहाँ पर भी एंगल थीटा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो कॉइल थोड़ी सी इंक्लाइन करके रखते हैं मैंने, ये 90 डिग्री। तो ये बच्चों में मान लेता हूँ कि ये जो एक्सिस बना लेते हैं, जिस एक्सिस के ऊपर जो कॉइल घूमेगी ऐसे, ये एक्सिस हो गया ये ऐसे। तो आप समझ लो कि ये कोई ऐसे मैंने फिक्स की हुई है यहाँ पर वायर एक्सिस बनाई और ये कॉइल इसको आगे पीछे घूमेगी जैसे जनरेटर में घूमती है ऐसे घूमेगी। अभी हम समझेंगे कि क्यों घूमेगी, कैसे टॉर्क लगेगा इसको। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि ये वाला जो रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, ये रियल में आप देखो तो ये 4 कंडक्टर की बनी हुई है। एक कंडक्टर है जैसे SP, इसकी लेंथ B है, एक कंडक्टर है PQ, इसकी लेंथ L है, फिर QR कंडक्टर है उसकी लेंथ भी B है क्योंकि ये पैरेलल है, और RS जो है इसकी लेंथ L है। इस रियल में ये 4 कंडक्टर हैं जो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में हमने पढ़ाया था कि जब कोई कंडक्टर में करंट चल रही हो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसको फोर्स पड़ती है। तो बच्चों आप देखो यहाँ से पहले आप इस कंडक्टर के ऊपर देखो कितनी फोर्स पड़ेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि F=YLB sin थीटा है। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगी। तो लगाओ फ्लेमिंग आपका रूल कि ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये आपकी करंट आपकी नीचे तरफ, और फोर्स कहाँ आ रही है ऊपर की तरफ। तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स पड़ेगी Y अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर, उसका नाम है F1 डाल। तो नेचुरली अगर करंट इधर जा रही है तो फोर्स ऊपर पड़ रही है, तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी हिस्से पर करंट फोर्स पड़ेगी वो नीचे पे पड़ेगी फोर्स F को। अब क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बच्चे देखो कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही लाइन के साथ जुड़ रहे हैं। इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का भी लाइन एक्शन आपस में जुड़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। इसलिए ना तो कॉइल नीचे जा सकती है ना तो कॉइल ऊपर जा सकती है, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों इनकी देखते हैं। अब इसमें देखो इस साइड में देखो ये आ गया आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये फोर्स आपकी बाहर की तरफ पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स पड़ेगी वो बाहर की साइड पड़ेगी, इसका नाम है F3 डालो। और फिर नेचुरली इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो उस साइड पड़ेगी F4,
क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब बच्चों ध्यान लगाओ कि ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, क्योंकि लेंथ तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, ये इधर जा रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये इधर जा रहा है। तो ये जब तक लाइन ऑफ एक्शन बच्चों आपके जुड़ेंगे नहीं, तब तक फोर्स आपकी कभी भी कैंसल नहीं करेगी। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, फिर कपल पैदा करेंगे, में टॉर्क पैदा करेंगे, और यही फोर्सेस क्या करेंगी, इसी के कारण वो चीज घूमेगी। तो ये फोर्स इधर लगेगी, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, और ये इसको ऐसे घुमाएंगे। ये कॉइल आगे घूमेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 घूमेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो हम बताएंगे कि कितना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। चलो मैं पहले आपको लॉजिक समझा दिया। देखिए पहले मैं देता हूँ कि जो ये तो F1 फोर्स होगी, तो आपको कितनी निकालोगे, F1 फोर्स आपकी आएगी, क्या मालूम होता है, आई कितनी है, आई तो सेम ही है, आई लिखिए, एल हो गया इसकी लेंथ है बी, आई बी मैग्नीट्यूड भी है, और साइन ऑफ थीटा। बच्चों जो थीटा होता है, थीटा हमें ये भी लेना है इस केस में। थीटा में लेना होता है कि ये मैग्नीट्यूड है और करंट की डायरेक्शन है, ये एंगल रियल में एंगल ये आएगा, तो ये एंगल आपका बनेगा 180 माइनस थीटा। तो आप इसको रियल में समझिए कि 1 ऐसे तो लिखने में आंसर से साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, लेकिन आपको रियल में आंसर आना चाहिए। मान लो किसी न्यूमेरिकल में यहाँ 30 लिखा हो, यहाँ 70 लिखा हो, तो उस वक्त आप कंफ्यूज होंगे कि 30 लेना है 70। तो याद रखना करंट की डायरेक्शन और बी का एंगल रियल में, आंसर का कोई चिंता नहीं। इसका आंसर आएगा आई बी बी, आंसर सेम आएगा साइन का, लेकिन न्यूमेरिकल में ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप देखिए F2 फोर्स निकालोगे, तो F2 फोर्स को आप सीधा लिखोगे आई बी बी साइन थीटा। इधर 180 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये भी करंट की डायरेक्शन है, और दोनों में एंगल रियल में थीटा दिया है। अब देखो ये दोनों फोर्सेस आपकी इक्वल एंड अपोजिट है और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी जुड़ रहे हैं, तो आप लिखोगे कि F1 जो है वो कैंसल आउट F। ये हो गया पहला मसला आपका एक चीज का। दूसरा देखिए इस फोर्स का ध्यान दो, ये फोर्स आपकी जो F3 लगेगी, F3 जो फोर्स पड़ेगी वो आएगी आपकी आई एल बी, क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ एल है, एल बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला साइड है ये मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपकी आएगी आई एल बी, जो साइन 90 डिग्री 1 होती है, और F4 जो होगी वो भी आएगी आई एल बी साइन 90 तो आई एल बी। लेकिन ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन आपके आपस में जुड़ नहीं रहे, सो द फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। अब हम बताएंगे F3 एंड F4 जो है ये कॉन्स्टिट्यूट ए कपल एंड exert torque on this coil। अब बच्चों एक चीज देखिए, अब ये जो F4 है, कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर फोर्स लग रही है, नो, ये जो F4 है ये हर जगह, इस साइड की हर जगह लग रही है, मतलब यहाँ तक ये फोर्स लग रही है F4, ये सारी जगह F4। अब ये F3 से इस पॉइंट पे नहीं है, ये इस P से लेकर Q तक जितने भी पॉइंट है सभी जगह आपकी F3 फोर्स लग रही है। तो अब हम समझेंगे कि कपल कैसे निकालते हैं। तो ये इसमें फिगर ले लो, ये देखिए ये वाले डायग्राम ले लो, इसका साइन ले लो, क्या आएगा ये आएगा आपका S पॉइंट, ये होगा P पॉइंट, ये S और P पॉइंट। अब देखिए S पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आपकी लग रही है F4, ये वाली फोर्स, और P पॉइंट पे फोर्स लग रही है F3, ये। अब यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए आप भी बना लो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली ये एंगल कितना बना रही है थीटा, आप लीजिए थीटा। अब बच्चों मैं इसको अगर आप इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करता हूँ और उसके साथ यहाँ पर ज्वाइन करते हैं अगर, तो ये एंगल आ गया आपका कितना 90 डिग्री, इसका नाम एम वगैरह रख लो ये। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ बी है आपकी, ये लेंथ आपकी बी है ना, ये वो वाली साइड है बी। अब यहां से
अब देखिए यहाँ पर कि ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये दोनों आपस में जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं ये वाले। तो बच्चों यहां से देखिए टॉर्क का जो फार्मूला होता है क्या होता है आपको पता है? टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, कोई भी इनमें से किसी का एक का फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम है तो एक आधे फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते, चलो F3 ले लेते, और मल्टीपल इन दोनों फोर्सेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में शॉर्टेस्ट में कम से कम डिस्टेंस कितना है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। देखो इस फोर्स का यहां से खींचे ये आ गया और इस फोर्स का लाइन डायरेक्शन ये हो गया। देखो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये ms, तो आप ms और F3 की पहले डालो वो आएगी ILB और ms, ये वाला ms कितना आएगा? इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें देखिएगा cos थीटा किसके बराबर आएगा? cos थीटा बेस हो गया आपका ms अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया bs, ये बन जाएगा ms इक्वल PS cos थीटा। PS कितना है आपका? PS हो गया B cos थीटा, तो आप इसकी जगह देखो B cos थीटा। इसको ध्यान दो बच्चों, ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कॉइल का एरिया, तो आपको बन जाएगा I L और B की जगह लिख दो A, बनेगा IAB cos थीटा। तो ये बना आपका टॉर्क का फार्मूला कि किसी कॉइल, जब कोई कॉइल मैग्नेटिक में रखी जाती है तो उसको जो टॉर्क लगेगा वो आएगा IAB cos थीटा। और व्हाट इज थीटा? बच्चे यहाँ पर न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थीटा इज द एंगल, याद रखना थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल के प्लेन के साथ एंगल है। अब मान लो कि यहां से मैं कॉइल का नॉर्मल ड्रा करता हूं, मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया n नॉर्मल इसका, तो मान लो ये नॉर्मल के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि मान लो पहले एंगल मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के साथ है थीटा। अब मान लो कि मैंने इस कॉइल के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऐसे ये n, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है अल्फा, सपोज कीजिए, तो ये जो नॉर्मल है ये कॉइल के ऊपर है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहां से थीटा आपका बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। इस फार्मूले को मैं ऐसे दे सकता हूं IAB cos 90 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा IAB cos 90 माइनस थीटा होता है साइन अल्फा। तो ये देखिए बच्चों दो फार्मूले में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये थीटा cos थीटा वाला फार्मूला तब लगाना है कि अगर आप एंगल लोगे मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल में, और अल्फा एंगल अगर आपको साइन थीटा वाला फार्मूला लगाना तो आपने एंगल देना है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड 90। तो ये कई बार न्यूमेरिकल में ये चीजें पूछी जाती है कि एंगल नॉर्मल के साथ इतना है, प्लेन के साथ एंगल है, तो बच्चा ये इस फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होने, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फोकस आपको दे दिया कि ये दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस है। तो चलो बच्चों इसके स्पेशल केस आप देख लेते हैं कि ये जो आपका टॉर्क है आपका है, अगर आप इस जैसे ये कॉइल मैंने बनाई, इस कॉइल के ऊपर में n टर्न कर दूंगा, जैसे एक बार एक तार लपेटू, ये एक्चुअली में कॉपर की तार होती है लपेटी हुई, दूसरी तार एक और लपेटू, तो n टर्न्स फॉर n टर्न्स, अगर मैंने n टर्न किए तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, NIAB cos अल्फा। तो स्पेशल स्पेशल केसेस देखिए, स्पेशल केसेस इसके देख लेते हैं कि मान लो कि अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 पहले 1 हो जाते हैं, तो तार कहां पर है NIAB आ जाएगा, ये आ गया मैक्सिमम टाइम। अब बच्चों अगर आपका थीटा मान लो 0 है, थीटा 0 है तो अल्फा कितना होगा? यहां से आप दूसरा केस लेते हैं, अगर थीटा 0 तो आपको पता है कि अल्फा प्लस थीटा जब वो 90 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो विच बाय अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री।
दूसरा फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तार का तो उसको आपका आएगा IAB साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो इसका भी आंसर हो जाएगा IAB मैक्सिमम। तो कहने का मतलब कि आप कोई भी फार्मूला लगाओ, लेकिन लॉजिक आपको याद है, अगर प्लेन के साथ अगर कॉइल अगर एंगल बिटवीन मैग्नीफाइड एंड प्लेन के बीच में अगर आपने दिया 0 डिग्री तो फिर नॉर्मल और मैग्नीफाइड एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। अब देखिए मान लो कि अगर आपका थीटा 180 डिग्री है या चलो 90 डिग्री है सपोज कीजिए, अगर 90 है तो आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपका कोई भी टार नहीं लगता। तो यहां पर देखिए इसका उल्टा करोगे, अगर थीटा 90 होगा तो अल्फा आएगा 0, 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बात वहीं आएगी, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ये आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए एक और चीज कि आपका ये जो फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू MIAB साइन अल्फा, इसको बच्चों देखो ये करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया जो होता है वो आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एम वेक्टर वो होता है करंट इनटू एरिया। तो इसका मतलब ये एम इनटू करंट इनटू एरिया की जगह में एम लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट इसको लिख सकता हूँ MB साइन अल्फा, तार का फार्मूला। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है इसको लिख सकता हूँ M क्रॉस B, M क्रॉस B, ये भी आप अच्छे याद रख सकते हो, तार का फार्मूला M क्रॉस B। इसी फार्मूले को कई बार वो आगे एक दो नंबर के क्वेश्चन बनाता रहता है, तो आप देखिए इसको आगे एक्सटेंड भी ले सकते हो कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है, एरिया हो गया कॉइल का, करंट जो कॉइल में चल रही है इसके प्रोडक्ट को हम ये भी बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों आज आपने सीखा कि एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि उसके 3 क्वेश्चन है। अगर एक करंट कैरी कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेट में रखते हैं, उसके ऊपर जो फोर्स पड़ती है वो है F = sin थीटा। फिर उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया कि अगर 2 पैरेलल कंडक्टर है उनमें करंट चल रही है तो वो आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिपेल करेंगे। कितनी फोर्स है वो हमने डेरिवेशन सेकंड की। थर्ड हमने देखा कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उसको अगर हम मैग्नेट में रखते हैं तो आपने देखा कि उसके ऊपर टार्क लगता है, टार्क लगने से वो घूमती है, और वही घूमने वाला लॉजिक हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। और गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल यही है कि when a current carrying coil is placed in a magnetic field then it experiences a torque। तो ये आप लेसन याद रखिए, जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको साथ इसके साथ ही रिलेट करेंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।